करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर 7 जनवरी 2022 का। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको इस दुनिया में जो भी चीज़ आपको सबसे कठिन लगती हो, उस चीज़ को आप डेली करो, डेली रिवाइज करो। आपको मान लो इस पढ़ाई में सबसे ज़्यादा कठिन हिस्ट्री लगती है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, समझनी तो है ही नहीं, केवल एक बुक लो और उस बुक को आपको एक बार पढ़ना है, फिर दोबारा पढ़ना है, फिर 3 बार पढ़ना है। आपको जब आप ये काम 4-5 बार कर लोगे ना डेली डेली, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें सरल लगने लगेंगी, वो चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। एक बार करके देखो अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ आपको सबसे कठिन लगती हो। भाई एक बार बताओ, अगर आपने कभी लाइफ में बाइक, कार, साइकिल चलाना सीखा होगा, तो सबसे पहले तो आपको डर ही लगा होगा ना, है ना। बाइक में ये डर लगा होगा ठुक ना जाए, गिर ना जाऊं, ठीक है। कार में डर लगा होगा कि गेयर मेरे पर डलेंगे या नहीं, है ना। लेकिन आपने वो काम डेली किया, है ना, तो वो शौक था नहीं था वो कोई बात मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप डेली करते हो तो आपका शौक बनता है, ठीक है। शौक किस चीज़ में बनता है? जो काम आप डेली करते हो। तो डेली ही हम द हिंदू एनालाइज करते हैं, तो उसे भी आप देखते रहो, मज़ा आए ना आए वो आपकी इच्छा है। बाकी अगर इससे पहले आपने के एन पी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो के एन पी एनालिसिस को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। हम शुरू करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज का न्यूज़पेपर कोई खास नहीं है, कोई खास न्यूज़ भी नहीं है आज के न्यूज़पेपर में, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि डेली कर ही रहे हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एयरपोर्ट कोड गे फॉर गया इन एप्रोप्रिएट, यानी कि गया में देखो, ये गया है, बिहार गया, है ना। और तो उसमें अगर कुछ इनएप्रोप्रिएट होता है तो वहाँ पे ऑफेंसिव या एम्बरेसिंग होता है, तो वहाँ का एक कोड वर्ड है गे। ये बोल रहे हैं कि भाई ये निश्चित रूप से एक कम्युनिटी के रूप में जा रहा है, गे कम्युनिटी जो होती है, तो इसका बोल रहा है कि इसे आप चेंज कर लीजिए और इसका नाम बाई एज ही रख लीजिए, क्योंकि ऐसे शब्द हमें शोभा नहीं देते 21वीं शताब्दी में। बस इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, दिल्ली स्कूल्स कॉलेज प्रिपेयर टू रीओपन। मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सहादरा सेक्सुअल असॉल्ट केस, नो इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चन्नी इज द सीएम फेस ऑफ कांग्रेस इन पंजाब। देखो, अगर मैं सीएम फेस की बात करूं तो सीएम के लिए कोई चुनाव नहीं होता। आप एक चीज़ ध्यान रख लेना, सीएम के लिए कोई वोट नहीं पड़ती है, ठीक है। वोट पड़ती है एमएलए के लिए, और जो एमएलए जिसे अपना लीडर ऑफ हाउस चुन लेते हैं उसे वो सीएम बना देते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। सीएम का चेहरा केवल इसलिए होता है कि वोट मिल जाए, वरना सीएम का चेहरे के नाम पर, यानी कि सीएम के नाम पर कि ये वाली वोट हम सीएम को डाल दें, ऐसी कोई वोट नहीं पड़ती है। वोट जो है एमएलए को पड़ती है। 5 साल होते हैं। सीएम को जो अपॉइंट करता है वो गवर्नर अपॉइंट करता है। ध्यान रखना, सीएम को जो अपॉइंट करता है वो गवर्नर अपॉइंट करता है। और अगर मैं आपसे सीएम की बात करूं और ज़्यादा कुछ बात करूं तो सीएम का जो टर्म है, फिक्स टर्म है, वो अब एक चीज़ समझो आप, चन्नी से पहले थे कैप्टन अमरिंदर साहब। अगर उनका फिक्स टर्म 5 ईयर्स होता तो वो पहले हट जाते, नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इनका सीएम का कोई भी फिक्स्ड टर्म नहीं होता, उनका बस एमएलए के रूप में एक फिक्स टर्म होता है। वो कितना होता है? 5 ईयर्स। सीएम जो है वो एमएलए भी हो सकता है और एमएलसी। एमएलए यानी कि विधान सभा और एमएलसी यानी कि विधान परिषद, ठीक है। वो चुना जाना चाहिए। अगर मान लो ये बंदा सीएम बन गया, ठीक है, कोई भी सीएम बन गया और इसने अगले 6 महीने तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो ये सीएम पद से हट जाएंगे। लेकिन 6 महीने में एमएलए या एमएलसी बनना जरूरी होता है अगर ये सीएम बनते समय मिनिस्टर नहीं है तो, ठीक है। इसके अलावा आप सीएम में हम जब डिस्कस करेंगे, बहुत सारे सीएम बनेंगे तो सीएम डेली आते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से सीएम एक आर्टिकल उसे एक साथ हम डिस्कस कर लेंगे। अभी इसमें ये न्यूज़ है कि पंजाब में राहुल गांधी ने सीएम के लिए चन्नी को बोल दिया कि भाई तुम जो है सीएम का फेस हो, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी हो तो और बताओ कुछ, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेशन मॉर्न्स इट्स नाइट एंगल। आपको पता होगा लता मंगेशकर का कल देहांत हो गया है ना। वो इस दुनिया को अपना अमृत देकर ईश्वर के पास चली गई हैं और इस धरती से आकाश तक अमर हो गई हैं, तो उनको सत सत नमन। अगर मैं लता मंगेशकर की आपसे थोड़ी सी बात करूं तो लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था, 1929 में हुआ था। और जो इनके पिता थे दीनानाथ मंगेशकर, एक कोंकणी और महाराष्ट्र म्यूजिशियन थे, मराठी म्यूजिशियन यानी कि, और उनकी वाइफ थी सेवंती। पिता दीनानाथ मंगेशकर और वाइफ थी सेवंती, और इनके यहाँ सबसे बड़ी लड़की के रूप में जन्मी थी तो लता मंगेशकर का नाम था पहले हेमा मंगेशकर। हेमा मंगेशकर ये लता मंगेशकर के बचपन का नाम था। लेकिन इनके पिता, जैसा मैंने आपको बताया, खुद म्यूजिशियन थे, तो उनका एक एक्ट आता था भाव बंधन। उनका जो एक्ट आता था भाव बंधन, उसमें एक फीमेल कैरेक्टर था लतिका, जिसके नाम पर
लता का नाम लतिका के नाम पर लता का नाम पड़ गया, उसके देखा देखी पड़ा। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने मदर इंडिया, चोरी चोरी जैसी फिल्मों में जलवा बिखेरने के पश्चात इनको पद्म भूषण मिला था। इनको पद्म भूषण, अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो कई बार बात कर चुके हैं। अगर मैं आपको बता दूं, पद्म भूषण, सबसे पहला पद्म श्री होता है, फिर पद्म श्री, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण। तो इनको ये दो मिले थे, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये 5 साल बाद मिलता है। मान लो आपको आज पद्म श्री मिला तो आज के 5 साल बाद ही आपको पद्म भूषण मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलता है ना। इन्हें 2001 में भारत रत्न भी मिल चुका है। 2001 में इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है 2001 में। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही थी 22 नवंबर 1999 से और 21 नवंबर 2005 तक। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा की सदस्य रही थी, किसी भी पार्टी से नहीं थी, इंडिपेंडेंट थी ये। ठीक है, 6 फरवरी 2022 को इस दुनिया को छोड़ करके ये चली गई हैं। 6 फरवरी 2022 को। इनका नाम जैसा कि यहाँ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया दिया हुआ है तो इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ठीक है, मेरे हिसाब से लता मंगेशकर आपके लिए क्लियर हो गया होगा। इनकी मृत्यु जो हुई थी लता मंगेशकर की, वो इनके हार्ट फेलियर यानी कि मल्टीपल ऑर्गन्स जो है वो फेल हो गए थे। इनके मल्टीपल ऑर्गन्स जो है, बहुत सारे ऑर्गन फेल हो गए थे, इस कारण इनकी डेथ हुई। इनकी ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अगर मैं इससे आपके आगे की बात करूं तो इनको कोरोना भी हुआ था, है ना। तो ये बाकी मेरे हिसाब से हार्ट ब्रेकिंग है, सबने इनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए हैं। तो मेरे हिसाब से लता मंगेशकर जी के बारे में हमें इतनी ही न्यूज है। सेंटर टू टेक नो बुल्ड जॉन अराउंड मॉन्यूमेंट्स, यानी कि देखो पहले क्या होता था, ये एक अमेंडमेंट लाए थे, द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958 में अमेंड किया गया था 2010 में। ये था कि 100 मीटर तक आप कुछ नहीं बना सकते। जैसे मान लो ये कोई कुतुबशाही एरिया दिखा दें ये, ठीक है, तो इसके 100 मीटर तक आप आसपास कुछ नहीं बना सकते, है ना। 300 मीटर तक आपको रेगुलेटेड बनाना पड़ेगा, यानी कि सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पूछा गया भाई ये किसने बोला था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक मतलब एक तरह की संस्था है, उससे पूछा था आपने, जो सभी जो प्राचीन आपके मॉन्यूमेंट्स हैं उनके देखभाल करती है। तो उसने बोला नहीं नहीं, हमने तो नहीं पूछा, पार्लियामेंट ने बोला। फिर किससे पूछा, किसके आधार पर कर रहे हो? तो पार्लियामेंट इस बात पर चर्चा करेगी, इसे हो सकता है अमेंड कर दे, हो सकता है जैसे भाई ताजमहल के आसपास चलो आप कुछ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं, देखते हैं आगे क्या इसका फैसला आता है। ठीक है, इसके बाद पोल पैनल्स इज रूल फॉर पब्लिक रैली। जब पब्लिक रैलीज आप कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं बिल्कुल भी। इसके बारे में अगर हम बात करें, आरएलडी चीफ जयंत सिंह सीक्स ब्लेसिंग फॉर बीकेयू। आपको लगता हो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो भैया आपको मैं पहले बता दूं, अखबार में जो मज़ेदार न्यूज़ आती है ना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती। आपको न्यूज़ पढ़नी है ना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़नी है, आपको मज़े नहीं लेने। ठीक है, तो आप न्यूज़ देखिए, है ना, आपको बकवास नहीं देखनी है ना। तो हालांकि बकवास नहीं है, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी चीज़ है पॉलिटिकल लोगों के लिए, लेकिन अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं रह जाती। स्कूल कॉलेज प्रिपेयर टू वेलकम स्टूडेंट बैक टू क्लास। अब भाई दिल्ली में स्कूल खुल गए हैं, तो ये अच्छी बात है, दिल्ली में स्कूल खुल गए हैं, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करें। देखो ये एंटी स्मोक गन होती है, टैकल पॉल्यूशन इन कैपिटल, दिल्ली से एयर क्वालिटी ड्यूरिंग पुअर। ये जो क्वालिटी होती है, ऑल इंडिया क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इसका 284 है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल डाटा बोर्ड ने बोला है। इसकी जो क्वालिटी होती है वो सेवरल, है ना, सेवरल पुअर, पुअर, वेरी पुअर, ये इसकी क्वालिटी होती है। मॉडरेट, है ना, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी होती है, इन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं बार बार। अगर आप द डेली हिंदू एनालिसिस नहीं देखते हो तो प्लीज़ देख लिया करो, आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। मुझे नहीं लग रहा कि आपके इसमें और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ बची है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। 2 years on hope एजुकेट एल्यूट्स राइट्स विक्टिम स्किन, है ना। अगर इसमें बोला कि भैया 2 years हो गए, होप बाकी है कि दिल्ली में जो अगर आपको केस हुआ था, जो कंडक्टिंग मार्च इन राइट हुई थी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस ये है कि भाई अगेंस्ट पुलिस कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। एससी रिजेक्ट्स फार्मर्स प्ली अगेंस्ट डीडीए ऑन यमुना लैंड। जो हाई कोर्ट है उसने किसान की प्ली जो है वो रद्द कर दिया यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी पे, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी पे, कि भाई इसने यमुना रिवर बैंक के सारे इतना सारा हमारा खेत ले लिया है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो आर्टिकल नंबर 31 में पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, जो फंडामेंटल राइट आता था, ये फंडामेंटल राइट से हट गया है। आर्टिकल 31 जो है, शायद आर्टिकल 31 से, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, आर्टिकल 31 में आ गया, मतलब ये फंडामेंटल राइट नहीं बचा। ये पहले आपके आर्टिकल 19 क्लॉज
एफ में भी था, ई या एफ में है, ये आप देख लेना एक बार, है ना, एफ में है शायद। 19 क्लॉज एफ में भी था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट है, अब वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें, एससी रिजेक्ट्स कैटेगरी ड्यूरिंग चेंज कैटेगरी आप नहीं कर सकते नीट काउंसलिंग में, है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एन ओएसिस इन द हार्ट ऑफ कंक्रीट जंगल्स, ये एनवायरनमेंट मेरे हिसाब से आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना। ये जो बसाई वेटलैंड है ये गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है। वेटलैंड किसे बोलते हैं, जहाँ पानी के किनारे पे आपकी ज़मीन जो है वो पानी से ज़्यादा प्रभावित होती है, उसे हम वेटलैंड बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें। अगर आप बोलना चाहो न्यू वर्जन ऑफ और कॉन्स्पिरेसी, यानी न्यूट का जो नया वर्जन है वो जो पुराना षड्यंत्र है उसका एक नया वर्जन है नीट जो है ना। अब ये किस आधार पे बोलना चाह रहे हैं, इस आधार पे बोलना चाह रहे हैं कि भाई सोशल स्टेटस के आधार पे जो हमारी एजुकेशन है वो बेस्ट नहीं होनी चाहिए, हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री कैटल माइट कम इन द बे ऑफ वेस्टर्न यूपी, त्रिपुरास ब्लू पीपल, देखो इसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ब्लू पीपल विल बी रिसेटल्ड इन मार्च सेज मिनिस्टर, मिनिस्टर ने बोला त्रिपुरा के जो ब्लू पीपल है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, इनके दो नाम होते हैं, एक तो ब्रू नाम है इनका और दूसरा नाम जो है वो रियांग नाम है इनका, रियांग, ठीक है। ये जो है भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इंडाइजेनियस, यानी कि यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे मरे, जो भी थे ये यहीं से उत्पत्ति हुई इनकी। और ये स्पेशली त्रिपुरा, मिजोरम और असम, तीन नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम और जो तीसरा है वो मैंने आपको बताया असम, ठीक है। हुआ क्या था कि त्रिपुरा में वो इस समय पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि पीवीटीजी हैं, इस समय त्रिपुरा में वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं पीवीटीजी। इनके लिए अलग से प्रोसेस होता है, इनके लिए अलग से इनके राइट रिजर्व होते हैं, है ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में। अगर मैं बात करूँ तो ये इस समय न्यूज़ में क्यों है, देखो मैं आपको बताऊँ। मिजोरम में 1997 में एक क्लैसेस हुए थे, राइट्स हुए थे। क्यों? क्योंकि मिजोरम वाले लोग मानते थे जो ब्रू ट्राइब है हमारे यहाँ की नहीं है, इन्हें भगाओ यहाँ से, है ना। तो लगभग जो 37,000 लोग हैं वो त्रिपुरा में वहाँ से भाग गए और वो त्रिपुरा के रिलीफ कैंप में आके रहने लगे थे, ठीक है। अब उनका नया एग्रीमेंट हुआ था जिसमें भाई वो सेटल इन त्रिपुरा रहेंगे, लेकिन अब रिलीफ कैंप में रह जाएंगे, लेकिन अब उनके बाद वो त्रिपुरा में सेटल हो जाएंगे नए एग्रीमेंट के अनुसार, यानी कि त्रिपुरा में उनको घर मिलेगा, है ना। एग्रीमेंट में क्या क्या था मैं आपको बता देता हूँ। 2,500 स्क्वायर फीट का आपको प्लॉट मिलने वाला है, 2,500 स्क्वायर फीट का आपको प्लॉट मिलने वाला है, प्लस आपको एग्रीकल्चर लैंड मिलेगी, 5,000 रुपये पर महीने मिलेंगे, 5,000 रुपये महीने, और फ्री राशन मिलेगा 2 साल के लिए, फ्री राशन 2 साल के लिए। और भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है वो ये है कि आप त्रिपुरा के वोटर लिस्ट में इंक्लूड हो जाओगे, त्रिपुरा की वोटर लिस्ट में आप इंक्लूड हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसमें भी यही आपको न्यूज़ दी गई होगी मेरे हिसाब से, है ना। इसके बाद हम चलते हैं सतकोसिया मेकिंग फ्रेश अटेम्प्ट्स टू बिकमिंग ए सूटेबल टाइगर हैबिटेट। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है ये जो यहाँ पे कान्हा रिजर्व फॉरेस्ट से, सतकोसिया टाइगर रिजर्व में कान्हा से और बंधवगढ़ दोनों मध्य प्रदेश के हैं, कान्हा नेशनल पार्क और बंधवगढ़ फॉरेस्ट, है ना, ये दोनों मध्य प्रदेश में आते हैं। तो सतकोसिया में वहाँ से टाइगर लाए थे और उन टाइगर की संख्या हमारा बढ़ाना मकसद था। 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन बात याद है कि अभी जो है टाइगर की संख्या बढ़ी नहीं है। तो हम इस बात पे जो 2017 में नेशनल वोट ट्राई टू रेस्टियर बॉडी बाई एक्सक्लूडिंग 104 विलेज जो इसमें एक्सक्लूड हो गए, यानी कि टाइगर रिजर्व जो है इसमें प्रपोज हुआ था कि भाई एडेड टू सतकोसिया टाइगर रिजर्व में इतनी ज़मीन ऐड होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भाई कौन सा कहाँ पे, बाकी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अगर हाँ आप ये पूछने लगो मुझसे सतकोसिया है कहाँ, तो ये भाई भुवनेश्वर उड़ीसा में है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें, मैंने पहले बोला था आज का जो न्यूज़पेपर है वो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी डिस्कस करना हमारा मकसद है ना। बस हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, देश की सूरत बदलनी चाहिए। दिलीप केस, पिनियादी बैक इन केरला फेसेस टफ चैलेंज, 2 पर्सन्स बुकड अहेड ऑफ पीएम्स विजिट। और मेरे हिसाब से इसमें कुछ वेलफेयर सोसाइटी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, कर्नाटक टू सर्वे मॉन्यूमेंट्स इन ऑल तालुक। चलो हटो, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इसके बाद गाइस हम नेक्स्ट न्यूज़ पे आने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है फिक्सिंग फ्रिक्वेंसीज फर्स्ट, यानी कि इसमें देखो मैं बता दूं आपको, ऊपर से बता देता हूँ। जो अभी बजट आया था उसमें बोला था कि हम 5G नए स्पेक्ट्रम लेकर आने वाले हैं, तो इसने बोला भैया फ्रिक्वेंसी तो बना लो कि 5G आपका चलेगा
जाएगा किस फ्रीक्वेंसी पे। मैं आपको बता दूं इशू क्या है इसमें, कि जो 5G की फ्रीक्वेंसी होती है, जो एयरप्लेन्स की फ्रीक्वेंसी होती है, वो मैच कर जाती है कभी कभी। अगर वो उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, टेक्निकल एरर्स आ जाएंगी, है ना, सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगी, एरोप्लेन्स के जो वो होते हैं कंपास रडार वगैरह, वो भी अपना पूरा काम सही से नहीं कर पाएंगे, या 5G के मोबाइल टावर में इंटरप्शन होगी। तो इस कारण बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी पहले फ्रीक्वेंसी फिक्स करो, उसके बाद उसे ऑक्शन करने की बात है, यानी बेचने की बात है, फ्रीक्वेंसी बेचो कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे। बेचने का मतलब ये है कि आप इतनी फ्रीक्वेंसी पे 5G नेटवर्क बना सकते हैं, है ना। इससे क्या क्या होगा, देखो ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो इससे इंक्रीज होगी 5G से इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी, है ना, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है, टेक्निकल जो इंडिया की टेक्निलिटी है वो इंक्रीज होगी, इंडिया की जो टेक्निकल सर्विस है वो इंक्रीज होगी, इंडिया का साइंस एंड टेक्निकल क्षेत्र मजबूत होगा, और इंडिया जो है एक मजबूत देशों में आ जाएगा अगर 5G से होगी। तो टाइम जो कंजप्शन है वो कम होगा, है ना, टाइम कंजप्शन कम होगा। बहुत सारी चीज़ें अगर जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ, तो हमें उम्मीद है कि क्वांटम कंप्यूटर्स भी ये यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं जैसे ही इनके पास सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 5G नेटवर्क में इतना ही था। और अगर मैं बात करूँ तो फॉर न्यू टेक्नोलॉजी टू वर्क एट इट्स ऑप्टिमम पोटेंशियल, गवर्नमेंट वुड नीड नॉट टू ओनली ऑफर की ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसीज इंक्लूडिंग द बिलो 1 हर्ट्ज भी नहीं होनी चाहिए, सी बैंड फ्रीक्वेंसी जो है वो 3.5 गीगा हर्ट्ज होनी चाहिए, और हाइयर 26 गीगा हर्ट्ज से होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिग्नल बिटवीन बेस स्टेशन एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वो नो टू लो कॉस्ट ई बैंड एयर वेव्स, मैंने ईयर वेव्स का आपको बता दिया, लो कॉस्ट ईयर वेव्स भी इसी फ्रीक्वेंसी में आती हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत न्यूज में है ये, है ना। तो 5G का ये नुकसान है सबसे बड़ा। द इंटरप्टिव आंसर टू द हिजाब रो, हिजाब रो पे देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा, कि भाई एक मंदिर था, उसमें एक भक्त गया जो जिसे अंदर नहीं जाने दिया जाति के इशू की वजह से, तो उस मंदिर में वो बाहर बैठ के कीर्तन गाता था, तो जैसे भगवान की मूर्ति जो है वो उधर की तरफ मुड़ गई जिधर बैठ के वो कीर्तन गाता था, और एक खिड़की हो गई जिससे वहाँ उस भक्त को वो भगवान दिखने लगे, ठीक है, उनके दर्शन होने लगे, है ना। तो ऐसे हिजाब है, अगर हम हिजाब की बात करें तो देखो हिजाब में 2 इशू आ रहे हैं, है ना, राइट टू सेव रिलीजन, राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस वर्सेस राइट टू रिलीजन वर्सेस राइट टू सोसाइटी, है ना। 2 आपके एक इशू चल रहे हैं, राइट टू रिलीजन वर्सेस राइट टू सोसाइटी। देखो मैं आपको बता दूं हिजाब में क्या होता है, अगर हम बोलें कि भाई आर्टिकल नंबर हमारा तो आर्टिकल नंबर 19 वायलेट हो रहा है ना, कि हमारा आर्टिकल नंबर 19 वायलेट हो रहा है, ठीक है, कि हमें कहीं आने जाने नहीं दिया जाता, या आर्टिकल नंबर 21 वायलेट हो रहा है कि हमारी तो राइट टू प्राइवेसी छीन ली तुमने, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आर्टिकल नंबर वायलेट हो रहा है। आपका आर्टिकल नंबर 25 जो है वो वायलेट हो रहा है कि भैया हमें तो रिलीजियस जो फॉलोअर हैं अपनी स्पिरिचुअल हैं उन्हें फॉलो नहीं करने दिया जा रहा। तो ये राइट टू मतलब आपके जो पर्सनल रिलीजियस बिलीफ है वो वायलेट हो रही हैं। अब ये बोलते हैं कि बोला कहाँ क्या हिजाब पहनना, तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कुरान में लिखा है कि आपको किसी भी बाहरी व्यक्ति के आगे हिजाब पहनना होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और अगर हिजाब की बात करें तो हिजाब को जो अब देखो हिजाब अब जैसे मान लो आपको CBSE में कभी 10वीं का पेपर होता हो तो आप ध्यान देते होगे 10वीं 12वीं या स्पेशली कहीं जो अब आप एग्जाम दे दो कंपटीशन एग्जाम, उसमें अगर आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो आपसे कड़ा बड़ा यानी कि ये चीज़ें उतरवा लेते हैं। अगर आप मुस्लिम हो तो हिजाब वगैरह आपके ऑर्नामेंट्स जो भी हैं, है ना, आभूषण वगैरह, हिंदू हो तो आपने जो कड़ा बड़ा पहन रखा है, ठीक है, जो भी मतलब आप जिस जाति धर्म में विश्वास करते हो उसकी अगर आप पे कोई आभूषण है तो उसे आपसे उतरवा लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस का ज़माना चल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत इंक्रीज हो चुकी है, आप किसी भी तरह से कोई भी अनैतिक गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। तो ये एक इशू है, ठीक है। और इसके बारे में अभी मैं फ़िलहाल इतना ही डिस्कस करूंगा। इसमें रिलीजियस प्रैक्टिस है, अब आगे क्या होता है वो हम कोर्ट पे छोड़ देते हैं, कोर्ट पे ये केस जाने वाला है। वेइंग एन ऑन ए हेल्थ डाटा रिटेंशन प्लान, रिटेंशन प्लान में आपको बता दूं राइट टू प्राइवेसी इसमें होना चाहिए कि भाई डाटा कितने समय तक रहेगा, डाटा को कौन देगा, किसका नंबर इंक्लूड होना चाहिए, किसका नंबर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, है ना। तो राइट टू प्राइवेसी है, इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगर आप पढ़ रहे हो ना तो भी इसे ऐसे ही काटोगे, देख लेना, आप पढ़ के देख लो, चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आपको ये काटना ही है ना। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, इंडिया रिटर्न टू सेंट्रल एशिया। देखो भाई कभी कभी जहां आपको कुछ ना मिले ना तो वहां भी जरूर जाना चाहिए क्योंकि आप कुछ गंवा तो नहीं रहे, है ना। तो यही इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ केस चल रहा है। हो सकता है कि इंडिया का जो सेंट्रल एशिया से फायदा कम हो, ठीक है, लेकिन अगर इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ बात ना करे तो हो सकता है नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना। तो ये नुकसान है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कजाकिस्तान,
सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो आपके कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान है ना, और किर्गिजिस्तान किर्गिजिस्तान, और ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान, और इसके बाद एक और बचा उज्बेकिस्तान, है ना। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करूँ तो इंडिया जो उनके पास ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे अच्छे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हो रहे हैं। अगर मैं इसके बाद आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करूँ, जहाँ तक वो मोदी जी की जो वीडियो वायरल हुई थी वो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज की ही थी, है ना। सेंट्रल नहीं, वो और किसी की थी। अगर बात करूं तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इसका क्यों इशू इम्पैक्ट है, देखो सबसे पहले तो हमारा दो तीन इशू हैं। पहले तो इशू आता है अफगानिस्तान, ठीक है। अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज से बना कर रखेंगे तो अफगानिस्तान में हम थोड़ा सा अपने पैर जमा सकते हैं। वहाँ की जो इस समय टेररिस्ट गवर्नमेंट है उससे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया से वो बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान, ठीक है। और अफगानिस्तान जाने का भी रास्ता हमारा सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। दूसरा हमारा जो इशू आता है वो पाकिस्तान। देखो भाई, अगर हमें पाकिस्तान को न्यूट्रल करना है तो हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर अपना इन्फ्लुएंस बनाना रखेगा। पाकिस्तान ने अगर अपना इन्फ्लुएंस बना लिया तो हम अकेले पड़ जाएंगे, है ना, एशिया में, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा इशू आता है वो आता है चाइना का। तीसरा इशू चाइना का। चाइना जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में इसकी देखो सबसे पहले तो बाउंड्री शेयर करता है, दूसरा इसका इन्वेस्टमेंट बहुत करता है चाइना। तो चाइना ने सेंट्रल एशियन कंट्री में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिससे इंडिया को कुछ नुकसान है ना, कि भाई इंडिया तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, भाई जो आपको पैसा देगा आप उससे पूछोगे। तो चाइना को भी न्यूट्रल करने के लिए या चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देख लो तो एक टेंशन चल रही है, यूएस चाइना टेंशन, ठीक है। तो यूएस चाइना में भी चाइना को डिटेरियोरेट, चाइना से आपसे बॉर्डर रिलेशन है, ठीक है, आपके बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस चीज़ को भी सॉल्व करने के लिए आपको यूएस के साथ रहना पड़ेगा। यूएस जो है इस समय सेंट्रल एशियन कंट्रीज के भी साथ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रसिया, रसिया का सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और रसिया जो हमारा फॉरएवर फ्रेंड माना ही जाता है ना। तो रसिया से भी हम बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। अगर रसिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के सपोर्ट में रहेगा, तो अगर हम भी रहेंगे तो रसिया से भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज से हमको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है ना। और मेरे हिसाब से सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में इन्होंने इतना ही दिया हुआ है। अगर मैं आपसे और कुछ बात करूं तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ चीज़ें दे देंगे। नेक्स्ट फॉर्म पर चलते हैं, ए न्यू फॉर्म अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इकोनॉमिकली बॉयकॉट मुस्लिम, ये मेरे हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। वेयर गैस डिमांड पोल बाउंड स्टेट मेजरिंग डिलीवरी ऑफ जस्टिस। चलते हैं अगली न्यूज पे। सीतारमण टू डिस्कस एविएशन फ्यूल्स इंक्लूजन इन जीएसटी रिजाइम। एविएशन फ्यूल जो है वो जीएसटी में इंक्लूड हो गया है। एविएशन फ्यूल जो है मतलब जिससे आप एरोप्लेन में भरते हो उसे एविएशन फ्यूल बोलते हो। जीएसटी में इंक्लूड होने से जो मतलब एयरप्लेन्स वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि भैया जीएसटी लगा दी तुमने, पिछले साल से वैसे ही कोरोना चल रहा है, हमें तो वैसी कमाई ना हो रही है ना, तुम तो हमें मरवाओगे सीधे सीधे। तो निर्मला सीतारमण ने बोला ठीक है हम बात करके देखेंगे। फिशर इश्यूज टू कम अप ड्यूरिंग पेरिस विजिट। पेरिस जो है श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अभी आपने कल की न्यूज़ पढ़ी होगी तो फिशर का जो दो जफाना मतलब जफाना फिशरमैन थे उनकी हत्या हो गई थी, है ना, श्रीलंका के। तो ये एक इशू चल रहा है फिशर का। असलियत में मैं आपको बता दूं इस जो समुद्र में आपको पता तो पड़ता नहीं है कि हमारी जो सीमा है वो कहाँ तक ख़त्म हो गई है ना। तो ये इशू चलता रहता है, तो देखते हैं क्या इशू सॉल्व होता है ना। तो अभी तक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये इतनी है नहीं। पैनल विड्रॉज ऑल 5 जम्मू एंड कश्मीर लोकसभा सीट्स। पैनल जो देखो डिलिमिटेशन कमीशन की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये ही भाई आपके लोकसभा सीट बनाता है, ये आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट बनाता है। आपको बताता है कि डिलिमिटेशन बॉर्डर आपके जिले विलेज सब इलेक्टोरल प्रोसेस के सारे काम ये करता है, और इसका कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में आप या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। एससी टू वे बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड जुडिशियल स्क्रूटनी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जो है इस समय नेशनल सिक्योरिटी और जुडिशियल स्क्रूटनी के बीच में अंतर करना पड़ेगा कि भाई नेशनल सिक्योरिटी क्या है और जुडिशियल स्क्रूटनी क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी देखो मैं आपको जैसे बता दूं कि भाई अगर आपको किसी भी ये टीवी चैनल का केस लिया है इन्होंने, टीवी चैनल है, ठीक है, अगर आप इस पर कुछ दिखा रहे हो जो हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, है ना, लेकिन हो सकता है जुडिशियल स्क्रूटनी उसे फिर देखे कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है कि नहीं है तो कैसे खतरा है, कहाँ खतरा है ना। अब मान लो आपने आर्टिकल 370 के बारे में टीवी पे कुछ दिखा दिया, ठीक है, अब देखो एक तो नेशनल सिक्योरिटी बन गया, अब आपके लिए जुडिशियल स्क्रूटनी भी बना हुआ है कि आर्टिकल 370 हटाया, सही हटाया नहीं हटाया, क्यों हटाया, ये आपको चेक करना है ना। आर्टिकल तो ये सरकार के खिलाफ अगर आपको एक्शन लेना वो भी लेना पड़े, पक्ष में लेना वो भी लेना पड़े, और नेशनल सिक्योरिटी पर्पज बन ही जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो नेशनल सिक्योरिटी है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस टाइम पास करना है, डिस्कस कर रहे हैं।
है ना, तो कुछ है नहीं। इसके बाद अगर ये लता मंगेशकर का पेज है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें, सेम पॉलिटिकल पेज है। पॉलिटिकल पेज भाई मैं बिल्कुल ऐसे छोड़ता हूँ पॉलिटिकल पेज को, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो देखो, रसिया 70% कॉम्बैट रेडी फॉर इन्वेजन। यूएस ने बोला है कि भाई जो रसिया है वो 70% कह रहा है कि मैं तो तैयार हूँ, जिस पे भी इन्वेजन करना है आ जाओ, तुम आ जाओ, है ना। तो ये ऐसा यूएस ने बोला है। तो इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो यूएस जानता होगा, हम कुछ नहीं जानते। चाइना पाकिस्तान हिट आउट एट यूनिलेटरल कश्मीर मूव। चाइना पाकिस्तान ने बोला है कि हम यूनिलेटरल कश्मीर मूव, मैं बता दूं आर्टिकल 370 और 335 ए जो हटाए हैं, खाली 35 ए, है ना। ये बोला गया है कि ये यूनिलेटरल मूव है इंडिया का, जो एकदम गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया को बायलेटरल और यूएन असेंबली के थ्रू बात करनी चाहिए। मैं बता दूं जो ये पाकिस्तान के इमरान खान है ना, पाकिस्तान का इमरान खान बोलूँगा मैं, ये वहाँ पे गया हुआ था अभी। चाइना में विंटर ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई है, वहाँ पे मिलाए चीन के राष्ट्रपति से और जी जिनपिंग से, है ना। इसने बात करी है, तो इसके बात करने का अर्थ ये निकला है कि जो भाई इंडिया है, मेरी हालत खस्ता कर रखी है इंडिया ने, मुझे बचा लो बचा लो बचा लो, बस साइड में कटोरा नहीं दिखा, बाकी हरकतें इसकी वही वाली हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बोला गया है। और इसने बोला है कि जो इंडिया का हमारी पोजीशन बताई है इसने चाइना को, जैसे चाइना इसका बाप हो, इसने बताया है ना कि जैसे भैया मेरी स्थिति ये है वो है ना, भीख दे दो मुझे, सॉरी वो ना, मतलब जो भी है ना, तो बता दो मुझे कैसे करना है। तो ये चीज़ें इसने बताई हैं। सऊदी क्या बोलना, भीख ही मांगने गया। अफ्रीकन यूनियन स्लैम्स वेव ऑफ ट्रूप्स डिडोर्स इजराइल बेड। अफ्रीकन यूनियन ने देखो, जो एक कंट्री था, अफ्रीकन यूनियन बोलती है कि आप किसी भी देश में मिलिट्री रूल स्थापित नहीं कर सकते, है ना। तो अभी एक देश था बुर्किना फैसो, उसमें क्या हुआ था, उसमें भी फोर्थ कंट्री हो गया था जो एयू ने सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि सोल्जर्स ने वहाँ के जो प्रेसिडेंट रोक मार्क हैं उन्हें टॉपल्ड कर दिया था। अगर मैं 3 देश और बात करूँ जो एयू ने सस्पेंड किए हुए हैं, गिनिया, माली और सूडान जो है वो सस्पेंडेड कंट्रीज हैं, ठीक है। इसके बारे में आपका अभी इतना ही है फिलहाल। इसके बारे में अगर हम बात करें तो फिर नेक्स्ट में, नॉर्थ कोरिया इज कंटेनिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब छोड़ रहा है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, हम हर एक न्यूज़पेपर में से डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद एलिजाबेथ जो है वो लगातार 7वीं बार जो है वो अपने शासन में आ गई हैं। इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। अंडर 19 का वर्ल्ड कप इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के जीत लिया है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेसन इंडिया टीम, है ना। और कल तो भाई अपनी इंडिया भी जीत गई। 1000वां मैच था कल इंडिया का, जो बड़ी टीम है, एडल्ट टीम है ना। और 1000 मैच जीत गए हैं इंडिया ने, तो बहुत बहुत बधाई। और अगर इससे पहले आपने, फिर लास्ट में वीडियो जहाँ तक ख़त्म हो गई है, इससे पहले अगर आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।